हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप जैव अणु पढ़ रहे हैं। आज स्टार्ट करते हैं जैव अणु की दूसरी टॉपिक। ये आपका चैप्टर नंबर 14 है। कार्बोहाइड्रेट आपका कंप्लीट हो चुका है। तो ये आपकी दूसरी हेडिंग है प्रोटीन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन होता क्या है, ध्यान से समझें। प्रोटीन जीव जगत में सर्वाधिक पाया जाने वाला जैव अणु है। ठीक है, तो जीव जगत में सबसे अधिक मात्रा में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो जैव अणु होता है, बायोमॉलिक्यूल होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, इसके क्या क्या स्रोत हैं? प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? तो ध्यान दें, प्रोटीन के प्रमुख स्रोत दूध, पनीर, दालें, मूंगफली, मछली तथा मांस आदि हैं। तो प्रोटीन के जो प्रमुख स्रोत हैं वे आप देख रहे हैं कि दूध है, पनीर, दाल, मूंगफली, मछली तथा मांस आदि हैं। ठीक है, इसका क्या वर्क है? यह शरीर के प्रत्येक भाग में उपस्थित होते हैं। ठीक है, यह शरीर के प्रत्येक भाग में उपस्थित होते हैं तथा जीवन का मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक आधार बनाते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन जो है वह प्रत्येक भाग में, शरीर के प्रत्येक भाग में उपस्थित रहता है और जीवन का मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक आधार बनाता है। ठीक है, यह शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यह शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर के ग्रोथ के लिए और शरीर में मेंटेनेंस के लिए, जो भी कोशिकाएं पुरानी हो चुकी हैं या फिर कहीं पर जो है खराब हो रही हैं, चोट लग गया है उनको, ठीक है, तो फिर से उनको मेंटेन करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, वहाँ पर इसका यूज होता है। तो प्रोटीन जो है जीव जगत में सर्वाधिक पाया जाने वाला जैव अणु होता है। ठीक है, प्रोटीन के जो प्रमुख स्रोत हैं वे है आपका दूध, पनीर, दालें, मूंगफली, मछली तथा मांस आदि हैं। यह शरीर के प्रत्येक भाग में उपस्थित होते हैं तथा जीवन का मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक आधार बनाते हैं। ठीक है, यह शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द प्रोटियोस से हुई है। ठीक है, प्रोटीन शब्द जो बना है वह एक ग्रीक शब्द से बना है, जो है प्रोटियोस, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रोटीन शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द प्रोटियोस से हुआ है, जिसका अर्थ है प्राथमिक अथवा महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण। ठीक है, जो प्रोटीन टर्म है, प्रोटीन शब्द है, वह ग्रीक शब्द से बना है, प्रोटियोस से। प्रोटियोस का अर्थ होता है प्राथमिक अथवा अति महत्वपूर्ण। ठीक है, सभी प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं। ठीक है, तो जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वे अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। ठीक है, अल्फा एमिनो अम्ल के पॉलीमर होते हैं, बहुलक होते हैं सभी प्रकार के प्रोटीन। तो आइए देखते हैं अमीनो अम्ल के बारे में, क्योंकि अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक ही क्या कहलाते हैं? प्रोटीन कहलाते हैं। तो अमीनो अम्ल के बारे में देखते हैं। तो प्रोटीन का पहला टॉपिक है आपका एमिनो अम्ल। ठीक है, एमिनो अम्ल में एमिनो समूह NH2 समूह तथा कार्बोक्सिलिक प्रक्रियात्मक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह मतलब COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक प्रक्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एमिनो अम्ल में एमिनो समूह भी होता है, NH2 समूह, और साथ में कार्बोक्सिलिक प्रक्रियात्मक समूह भी उपस्थित होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक समूह के संदर्भ में एमिनो अम्ल की आपेक्षिक स्थितियों के आधार पर, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं अमीनो समूह की स्थिति? कार्बोक्सिलिक समूह के संदर्भ में। कार्बोक्सिलिक समूह के संदर्भ में अमीनो अम्ल की NH2 समूह की पोजीशन देखते हैं कि वह किस कार्बन पे है। कार्बोक्सिलिक समूह के संदर्भ में एमिनो समूह की आपेक्षिक स्थिति के आधार पर एमिनो अम्ल को अल्फा, बीटा, गामा, लेम्डा आदि में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो NH2 समूह की पोजीशन जो है वह COOH समूह के रिस्पेक्ट में देखते हैं
और उस आधार पर अमीनो अम्ल को अल्फा बीटा गामा लेम्डा आदि में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, देखें ध्यान से, यहाँ पर एक अमीनो अम्ल है, यह आपका कार्बोक्सिलिक समूह है, इसके रिस्पेक्ट में जो है NH2 समूह जुड़ा हुआ है। तो कार्बोक्सिलिक समूह COOH ग्रुप, इसके बाद यह कार्बन है। ठीक है, यह आपका अल्फा कार्बन हुआ, अल्फा कार्बन से NH2 समूह जुड़ा हुआ है, अर्थात यह अल्फा एमिनो अम्ल है। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ इस कार्बन से NH2 जुड़ा होता तब उसको बीटा, ठीक है, एमिनो अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो यह आप देख रहे हैं कि एमिनो अम्ल, अल्फा एमिनो अम्ल का सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है RCHNH2COOH। RCHNH2COOH यह अल्फा एमिनो अम्ल का सूत्र है, जहाँ R एक क्या है, एक साइड चेन है, R एक पार्श्व श्रृंखला है। ठीक है, प्रोटीन के जल अपघटन से, देखिए ध्यान से, प्रोटीन के जल अपघटन से केवल अल्फा एमिनो अम्ल ही प्राप्त होते हैं। प्रोटीन का अगर आप जल अपघटन करें तो उससे आपको क्या प्राप्त होगा, केवल अल्फा एमिनो अम्ल ही प्राप्त होते हैं। इनमें अन्य प्रक्रियात्मक समूह भी उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, प्रोटीन के जल अपघटन से केवल अल्फा एमिनो अम्ल ही प्राप्त हो सकते हैं तथा इनमें दूसरे अन्य प्रक्रियात्मक समूह भी उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखें, सभी एमिनो अम्ल के रूढ़ नाम, ठीक है, जो उनका नाम लिखना है कैसे लिखेंगे, सभी एमिनो अम्ल के रूढ़ नाम जो इन यौगिकों के गुण अथवा स्रोत को प्रदर्शित करते हैं, ग्लाइसिन को उनका नाम मीठे स्वाद के कारण दिया गया है। ठीक है, तो सभी अमीनो अम्ल का जो रूढ़ नाम होता है, ठीक है, वह उन यौगिकों के गुण अथवा उनके स्रोत को प्रदर्शित करते हैं। अमीनो अम्ल के रूढ़ नाम क्या बताते हैं, अमीनो अम्ल के जो रूढ़ नाम होते हैं वह यौगिक के गुण के बारे में अथवा उनके स्रोत के बारे में प्रदर्शित करते हैं। जैसे ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लाइसिन एमिनो अम्ल है, तो यह ग्लाइसिन नाम जो है उसके मीठे स्वाद के कारण पड़ा है। ठीक है, ग्लाइसिन को उसका नाम मीठे स्वाद के कारण दिया गया है। ठीक है, क्योंकि ग्रीक भाषा में ग्लाइकोस का अर्थ मीठा होता है। ठीक है, ग्लाइकोस का अर्थ ग्रीक भाषा में क्या होता है, मीठा होता है। उसी के आधार पर मीठे स्वाद के कारण अमीनो अम्ल को ग्लाइसिन नाम दिया गया है। टायरोसिन, टायरोसिन अमीनो अम्ल का नाम क्यों टायरोसिन पड़ा, देखें ध्यान से। टायरोसिन सर्वप्रथम पनीर से प्राप्त किया गया था। टायरोसिन जो है पहली बार पनीर से प्राप्त किया गया है। ग्रीक भाषा में टाइरोस का अर्थ पनीर है। ठीक है, ग्रीक भाषा में टाइरोस का अर्थ क्या होता है, पनीर होता है। इसी आधार पे जो है अमीनो अम्ल का नाम क्या रखा गया, टायरोसिन रखा गया। ठीक है, प्रत्येक अमीनो अम्ल को साधारणतः एक 3 अक्षर प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक अमीनो अम्ल को जो है वह किस प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करते हैं, 3 अक्षर प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कभी कभी 1 अक्षर प्रतीक का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सभी अमीनो अम्ल को, प्रत्येक अमीनो अम्ल को सामान्यतः 3 अक्षर प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कभी कभी 1 अक्षर प्रतीक का भी उपयोग किया जाता है। सामान्यतः उपलब्ध अमीनो अम्ल की संरचनाएं उनके 3 अक्षर व 1 अक्षर प्रतीक सारणी में दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं अमीनो अम्ल की संरचना के बारे में और उनके 3 अक्षर और 1 अक्षर प्रतीक के बारे में सारणी 14.2 में। देखिए ध्यान से, यह आपका सारणी है 14.2। ठीक है, यह आपका प्राकृतिक एमिनो अम्ल का सूत्र है। ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं कि RCHNH2, RCHNH2COOH। ठीक है, RCHNH2 और COOH, यह प्राकृतिक एमिनो अम्ल का
आप सूत्र देख रहे हैं जहाँ पर आर क्या है, एक साइड चेन है, पार्श्व श्रृंखला है। ठीक है, अब जो है ध्यान दें, आर के आधार पर नाम जो है आर चेंज होगा और नाम जो है चेंज होगा। ध्यान दें, अगर आर के जगह पे यच आ जाता है, पार्श्व श्रृंखला आर का विशिष्ट लक्षण आप देख रहे हैं, आर के जगह पर अगर आर यच हो जाए, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसका सूत्र क्या हो जाएगा तब, यच। ठीक है, तो यह CH2 हो गया आपका, यह H हो गया आर की जगह, तो यह कार्बन है H, CH2NH2COOH, CH2NH2COOH। तब इसको आप कहेंगे ग्लाइसिन। क्या कहेंगे, ग्लाइसिन। और ग्लाइसिन का 3 अक्षर प्रतीक क्या होगा, GLY, कैपिटल GLY, कैपिटल लेटर में G, बाकी स्मॉल लेटर में LY, कैपिटल GLY। ये 3 अक्षर प्रतीक है किसका, ग्लाइसिन का। और इसका 1 अक्षर प्रतीक जो होगा वो पहला लेटर होगा कैपिटल G, जो किसको बता रहा है, ग्लाइसिन को। ठीक है, ठीक अगर R के जगह CH3 आ जाए, ठीक है, R के जगह क्या आ जाए, CH3, तो CH3CH NH2COOH, CH3CH NH2COOH, तब उसको कहेंगे एलानीन। वह अमीनो अम्ल क्या होगा, एलानीन होगा। और उसका 3 अक्षर प्रतीक होगा ALA और 1 अक्षर कोड होगा कैपिटल A। ठीक है, इसी तरह से आप देख रहे हैं वाइलिन। ठीक है, वाइलिन है जिसका 3 अक्षर प्रतीक आप देख रहे हैं VAL और 1 अक्षर कोड है V। ल्यूसीन LEU कैपिटल L। आइसोल्यूसिन, ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं आइसोल्यूसिन में ILE और यह आपका है I। नेक्स्ट है आर्जिनिन, आर्जिनिन में ARG और इसका प्रतीक देखें आप कैपिटल R है। ठीक है ना, आर्जिनिन का प्रतीक में। आगे देखें लाइसिन, लाइसिन में LYS कैपिटल K है आप। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यह पहला लेटर डिफरेंट हो गया है, A नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि A जो है यूज हो चुका है एलेनिन के लिए। ठीक है, तो दूसरा लेटर R है तो यह कैपिटल R हो गया। ठीक है, आर्जिनिन के लिए। लाइसिन में L है तो L जो है ल्यूसिन के लिए प्रयोग हो चुका है सिंगल कोड में, तो इसका दूसरा लेटर आप देख रहे हैं Y है, तो यह भी यहाँ पे नहीं लागू हो रहा है, यहाँ पे कैपिटल K है प्रतीक। ठीक है ना, अगला देखें ठीक है, अगला है आपका ग्लूटामिक अम्ल। ग्लूटामिक के लिए 1 अक्षर कोड E होता है। ठीक है, ग्लूटामिक के लिए 1 अक्षर कोड E होता है। अगला है आपका एस्पार्टिक अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल ASP, इसका D होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं 20 अमीनो अम्ल यहाँ पे हैं इस चार्ट में, टेबल में, जिसके 3 अक्षर प्रतीक और 1 अक्षर कोड को दिया गया है। ठीक है, लास्ट देखते हैं ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन में TRP इसका 3 अक्षर प्रतीक है और आप देख रहे हैं W इसका 1 अक्षर कोड है। हिस्टिडीन, हिस्टिडीन में HIS और इसका 1 अक्षर कोड H है। प्रोलीन, प्रोलीन में आप देख रहे हैं PRO और 1 अक्षर कोड है P। ठीक है, तो इस तरह से 20 प्रकार के अमीनो अम्ल जो हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं टेबल में सारणी में बना हुआ है, जिसमें से जो 10 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं वे आपके आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। तो आवश्यक अमीनो अम्ल कौन कौन हैं, तो ध्यान दें, आवश्यक अमीनो अम्ल में आपका वैलिन है, ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन, लाइसिन। ठीक है, उसके बाद है आपका थियानिन, थियानिन, थियानिन के बाद है आपका मेथाइयोनिन, फेनिलएलानिन, ट्रिप्टोफैन और लास्ट में हिस्टिडीन। ठीक है, तो ये 10 प्रकार के जो एमिनो अम्ल हैं यह आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो यह था आपके चार्ट के बारे में, जिसमें आपने उपलब्ध अमीनो अम्ल के संरचना, उनके 3 अक्षर और 1 अक्षर प्रतीक के बारे में देखा। ठीक है, उनसे R ग्रुप कौन कौन से जुड़े हैं, तो यह सारणी आप देख रहे हैं यहाँ टेबल में, यह R ग्रुप हैं जो RCH NH2COOH में R के जगह पे जुड़ते हैं
और उनका जो है नाम आप देख रहे हैं दिया गया है। अमीनो अम्ल के नाम 3 अक्षर प्रतीक दिया गया है और 1 अक्षर कोड दिया गया है। ठीक है, तो यह था आपका प्रोटीन और एमिनो अम्ल के बारे में। अब आइए देखते हैं एमिनो अम्ल के वर्गीकरण के बारे में। तो ध्यान से समझें एमिनो अम्ल का वर्गीकरण। यह आपका दूसरा टॉपिक है, अमीनो अम्ल का वर्गीकरण। एमिनो अम्ल को उनके अणुओं में उपस्थित, ठीक है, एमिनो अम्ल को उनके अणुओं में उपस्थित एमिनो तथा कार्बोक्सिलिक समूहों की आपेक्षिक संख्या के आधार पर, ठीक है, अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अमीनो अम्ल को जो है उनके अणुओं में उपस्थित एमिनो तथा कार्बोक्सिलिक समूहों की आपेक्षिक संख्या के आधार पर, उनमें एमिनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह की आपेक्षिक संख्या क्या है, इस आधार पर जो है अमीनो अम्ल को अम्लीय, क्षारीय और उदासीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, एमिनो तथा कार्बोक्सिलिक समूह की समान संख्या एमिनो अम्ल की प्रवृत्ति को उदासीन बनाती है। ठीक है, अगर जो है एमिनो तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल की समान संख्या हो तो इससे क्या होगा, अमीनो अम्ल की जो प्रकृति होगी वह उदासीन हो जाएगी। ठीक है, कार्बोक्सिलिक समूहों की अपेक्षा अमीनो समूह की संख्या अधिक होने पर, यदि COOH ग्रुप की तुलना में NH2 ग्रुप अगर अधिक हो जाए तब क्या होगा, कार्बोक्सिलिक समूहों की अपेक्षा एमिनो समूह की संख्या अधिक होने पर यह क्षारकीय तथा कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या एमिनो समूह की संख्या से अधिक होने पर यह अम्लीय होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यदि एमिनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या समान है तो अमीनो अम्ल की प्रकृति क्या होती है, उदासीन होती है। ठीक है, यदि कार्बोक्सिलिक समूह की अपेक्षा अमीनो समूह की संख्या अधिक हो जाए तो अमीनो अम्ल की प्रकृति क्या होती है, क्षारकीय होती है। और यदि कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या एमिनो समूह की संख्या से अधिक हो जाए तो अमीनो अम्ल की प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक है, जो एमिनो अम्ल शरीर में संश्लेषित हो सकते हैं उन्हें आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो जो एमिनो अम्ल शरीर में तैयार किए जा सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। जबकि जो एमिनो अम्ल, वे एमिनो अम्ल जो शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं और जिनको भोजन में लेना आवश्यक है उनको आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो आवश्यक अमीनो अम्ल है उनको सारणी में हमने आपको बताया कितने प्रकार के थे, 10 प्रकार के थे जिनको आपको भोजन में लेना आवश्यक है। इसके अलावा जो अमीनो अम्ल हैं उनको अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। तो आवश्यक अमीनो अम्ल कौन कौन है, हमने आपको बताया वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, आर्जिनिन, लाइसिन, थियानिन, मेथायोनिन, फेनिलएलानिन, ट्रिप्टोफैन और हिस्टिडीन। ये जो 10 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं यह आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं जिनको भोजन में लेना आवश्यक है। इसके अलावा जो 10 अमीनो अम्ल बच गए जैसे ग्लाइसिन, एलानिन, ग्लूटामिक अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल, ग्लूटेमिन, एस्पार्जिनिन, सेरीन, सिस्टीन, टायरोसिन और प्रोलिन, यह अनावश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, ये जो हैं शरीर में संश्लेषित हो सकते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं अमीनो अम्ल का वर्गीकरण। ठीक है, जिसमें आपने देखा कि एमिनो अम्ल को उनके अणुओं में उपस्थित एमिनो और कार्बोक्सिलिक समूह की आपेक्षिक संख्या के आधार पर अम्लीय, क्षारीय और उदासीन वर्गों में बांटा जाता है। यदि अमीनो और कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या समान हो तो अमीनो अम्ल की प्रकृति कैसी होती है, उदासीन होती है। यदि कार्बोक्सिलिक समूह की अपेक्षा अमीनो समूह की संख्या अधिक हो जाए तो वह क्षारीय हो जाता है, और यदि कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या अमीनो समूह की संख्या से अधिक हो जाए
तो वह अम्लीय हो जाता है। ठीक है, जो अमीनो अम्ल शरीर में संश्लेषित हो सकते हैं उन्हें अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं, जबकि वे अमीनो अम्ल जो शरीर में संश्लेषित नहीं हो सकते हैं और जिनको भोजन में लेना आवश्यक है उनको आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। ठीक है, आगे देखें ध्यान से। अमीनो अम्ल सामान्यतः रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अमीनो अम्ल कैसे होते हैं? तो अमीनो अम्ल जो हैं वह सामान्यतः रंगहीन होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ये जल में विलेय तथा उच्च गलनांकी ठोस होते हैं, जो सामान्य एमिनो तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल की भांति व्यवहार नहीं करते हैं, अपितु लवण की भांति गुण दर्शाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो अमीनो अम्ल हैं वे सामान्यतः रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अमीनो अम्ल कैसे होते हैं? रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो अमीनो अम्ल सामान्यतः रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ये जल में विलेय होते हैं, उच्च गलनांकी ठोस होते हैं, जो सामान्य एमिनो तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल की भांति व्यवहार नहीं करते हैं, बल्कि यह लवण की भांति व्यवहार करते हैं, लवण का गुण दर्शाते हैं। ठीक है, इसका कारण एक ही अणु में अम्लीय और क्षारकीय समूहों की उपस्थिति है। ठीक है, अमीनो अम्ल जो हैं वे लवण की भांति व्यवहार क्यों दिखाते हैं? क्योंकि एक ही अणु में अम्लीय और क्षारकीय समूह उपस्थित होता है, इसीलिए अमीनो अम्ल जो हैं लवण की भांति गुण दिखाते हैं। अम्लीय समूह क्या होता है? कार्बोक्सिलिक समूह, जबकि क्षारकीय समूह क्या होता है? अमीनो समूह। ये दोनों जो हैं अमीनो अम्ल में उपस्थित होते हैं, इसीलिए यह लवण की भांति गुण दर्शाते हैं। जलीय विलयन में कार्बोक्सिलिक समूह एक प्रोटॉन मुक्त कर सकता है। ठीक है, जलीय विलयन में जो कार्बोक्सिलिक समूह है COOH ग्रुप, वह H को निकाल सकता है H+ के रूप में। ठीक है, जलीय विलयन में कार्बोक्सिलिक समूह एक प्रोटॉन मुक्त कर सकता है, अतः अम्लीय हुआ, जबकि एमिनो समूह एक प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है, जिसके कारण यह क्या हो जाएगा? क्षारकीय गुण दिखाएगा। ठीक है, तो जलीय विलयन में कार्बोक्सिलिक समूह एक प्रोटॉन मुक्त कर सकता है, जबकि एमिनो समूह एक प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है, जिसके फलस्वरूप एक द्विध्रुवीय आयन बनता है, जिसे ज्यूटर आयन अथवा उभयनिष्ठ आयन कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जलीय विलयन में कार्बोक्सिलिक समूह जो है एक प्रोटॉन मुक्त करता है, जबकि एमिनो समूह जो है एक प्रोटॉन को ग्रहण कर सकता है, जिसके कारण एक द्विध्रुवीय आयन बनेगा, जिसे ज्यूटर आयन अथवा उभयनिष्ठ आयन कहते हैं। ठीक है, यह उदासीन होता है। यह आयन कैसा होता है? उदासीन होता है, परंतु इसमें धनावेश तथा ऋणावेश दोनों उपस्थित होते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, यह आपका एमिनो अम्ल है RCHNH2COOH। RCHNH2COOH अमीनो अम्ल है आपका। अमीनो अम्ल का सूत्र है, आप देख रहे हैं। जलीय विलयन में क्या होगा? जो COOH ग्रुप है वह H को निकाल देगा प्रोटॉन के रूप में, H+ के रूप में, और इस H+ को कौन ग्रहण कर लेगा? यह एमिनो समूह NH2। तो NH2 जब H+ को ग्रहण करेगा तो यह हो जाएगा NH3+। ठीक है, क्योंकि यह 2 इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, यह H+ के पास चला जाएगा और NH3 हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन की एक कमी हो जाएगी इसके पास, तो एक प्लस नाइट्रोजन पे आ जाएगा, और यहाँ से यह ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, जिससे यह H+ के रूप में अलग हो जाएगा, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा और नाइट्रोजन पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक ज्यूटर आयन बनेगा, उभयनिष्ठ आयन बनेगा। ज्यूटर आयन जिसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन पे माइनस होता है और नाइट्रोजन पे प्लस होता है, और यह क्या होता है? उदासीन होता है। ज्यूटर आयन क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जलीय विलयन में कार्बोक्सिलिक समूह एक प्रोटॉन मुक्त कर सकता है, जबकि एमिनो समूह एक प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है।
जिसके फलस्वरूप एक द्विध्रुवीय आयन बनता है जिसे ज्यूटर आयन अथवा उभयनिष्ठ आयन कहते हैं। ठीक है, यह उदासीन होता है परंतु इनमें धनावेश और ऋणावेश दोनों उपस्थित होते हैं। उभयनिष्ठ आयनिक रूप में एमिनो अम्ल उभयधर्मी प्रकृति दर्शाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो उभयनिष्ठ आयनिक रूप है एमिनो अम्ल का, तो उभयनिष्ठ आयनिक रूप में एमिनो अम्ल उभयधर्मी प्रकृति दर्शाते हैं तथा वे अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। जो उभयनिष्ठ अमीनो अम्ल हैं वे अम्लों के साथ या क्षारकों दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, ग्लाइसिन के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकृति में उपलब्ध अमीनो अम्ल ध्रुवण घुड़क होते हैं। ग्लाइसिन को छोड़ दिया जाए, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल आपने देखा है, उसमें ग्लाइसिन को GL कैपिटल G, ग्लाइसिन के अलावा अन्य सभी प्रकृति में उपलब्ध अमीनो अम्ल ध्रुवण घुड़क होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें अल्फा कार्बन परमाणु असम्मित होता है। अल्फा कार्बन परमाणु क्या होता है? असम्मित होता है। इसीलिए जो है ग्लाइसिन को छोड़कर सभी प्रकृति में उपलब्ध अमीनो अम्ल क्या होते हैं? ध्रुवण घुड़क होते हैं। ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मोड़ते हैं दाहिने तरफ या फिर बाएं तरफ। ठीक है, AD तथा L दोनों रूपों में पाए जाते हैं। ठीक है, यह D तथा L दोनों रूपों में पाए जाते हैं। अधिकांश प्राकृतिक अमीनो अम्ल का विन्यास यल होता है। यल अमीनो अम्लों को NH2 समूह को बाईं ओर लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जो यल अमीनो अम्ल होते हैं उनमें NH2 समूह किधर लिखते हैं? बाईं तरफ लिखते हैं। एल अमीनो अम्ल को NH2 समूह को बाईं ओर लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि उभयनिष्ठ आयनिक रूप में अमीनो अम्ल उभयधर्मी प्रकृति दर्शाते हैं तथा वे अम्लों और क्षारकों दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। ग्लाइसिन के अलावा अन्य सभी प्रकृति में उपलब्ध अमीनो अम्ल ध्रुवण घुड़क होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें अल्फा कार्बन परमाणु असम्मित होता है। इसीलिए AD तथा L दोनों रूप में पाए जाते हैं। अधिकांश प्राकृतिक अमीनो अम्लों का विन्यास यल होता है। L अमीनो अम्ल को NH2 समूह को बाईं ओर लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो जो L अमीनो अम्ल हैं उनमें NH2 समूह को किधर लिखा जाता है? बाईं ओर लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका प्रोटीन और अमीनो अम्ल के वर्गीकरण के बारे में। प्रोटीन आप पढ़ रहे हैं जिसमें हमने अमीनो अम्ल और अमीनो अम्ल के वर्गीकरण के बारे में बताया आपको। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रोटीनों की संरचना के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो को आप पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मनीष गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद।